हेलो। आप जो है इस लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट तुम लोगों से डिस्कस करना है। ये एक्सपेरिमेंट हालांकि डिस्कस हो चुका है सिलेबस के अनुसार, लेकिन ये डिस्कशन कुछ क्या कहे उसको अजीब सा है। हम लोग जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तब हम लोगों को पहला लेसन जो है सिखाया जाता है, हम लोगों को सिखाया जाता था जो फिजिक्स है दैट इज द स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। तो फिजिक्स जो है जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, फिजिक्स समझते हैं, it is not a subject that is confined to books and labs। ऐसा नहीं है। नेचर है, नेचर हमारे चारों ओर है, चारों तरफ है, हर जगह दिखता है। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमको दिखते हैं। उसका जो स्टडी करते हैं दैट इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स। और जिस भाषा का यूज करते, जिस लैंग्वेज का यूज करते, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ते समय जो है हमें कंसेप्ट्स को समझना होता है। सिर्फ इक्वेशन रट लेने से या इक्वेशन लिखने से फिजिक्स नहीं होता है। यू मस्ट नो व्हाट द इक्वेशन इज सेइंग। ये इक्वेशन क्या बता रहा है, और जो बता रहा है वो फिजिक्स है। इसका टॉपिक है लेसन ऑफ लाइफ फ्रॉम ए फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स का, एसी ब्रिज का। उससे एक लेसन हमको मिलता है। क्या लेसन मिलता है, एक्सपेरिमेंट के साथ साथ इसको समझते हैं। यहाँ पे आइंस्टाइन का एक कोट है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ शुड कमेंस एट बर्थ एंड सीज ओनली एट डेथ। जो सीखने का टेंडेंसी है, समझने का टेंडेंसी है, सोचने का टेंडेंसी है, इट शुड बी विद इन यू। तभी आप कुछ सीख पाते हैं। ढेर सारा बुक पढ़ लिया, ढेर सारा एक्सपेरिमेंट देख लिया, ढेर सारा न्यूमेरिकल कर लिया, इट इज नॉट एनफ टू लर्न समथिंग। इट इज नॉट एनफ टू ग्रो योर सेल्फ इंटेलेक्चुअली। हम तो कहते हैं जिस दिन आदमी सोचना सीखना बंद कर देता है उसी दिन आदमी मर जाता है। वही एक ही चीज को 10 बार समझकर 10 बार पढ़ने से बेटर है कि हम उसमें से कुछ खोज के निकाले, मतलब उसमें से हम कुछ समझे दैट इज रिलेटेड टू आवर लाइफ। इससे चीजें और इंटरेस्टिंग होती है। तभी फिजिक्स जो है वंडरफुल होता है, तभी हम एंजॉय कर पाते हैं फिजिक्स को। तो यहाँ पे जो है एक क्वांटिटी, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ शेरिंग ब्रिज, जो कि बेस्ड है बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ये पार्ट 1 में, बीएससी पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है या जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ करंट तक सीमित नहीं है। ये जो है दिस इज ए कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड, दैट इज रेलिवेंट to all phenomena that are random in nature, that are varying in nature, या जो वेव लाइक चीजें होती है जो वैरी करते रहते हैं, जो एक जगह कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहे हैं समय के साथ साथ। रैंडम क्वांटिटीज एसी में, एसी हम पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट वाले सेक्शन में। रैंडम क्वांटिटीज एरर एनालिसिस में रहते हैं। रैंडम क्वांटिटीज वेव लाइक क्वांटिटीज में पूरा वेव मैकेनिक्स बेस्ड है, वेव फिनोमेना बेस्ड है। वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, क्वांटम मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न यही है कि वो फिजिक्स जो वेव और पार्टिकल एस्पेक्ट जो अलग अलग थे, वो दोनों को रिलेट करता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स रैंडम क्वांटिटीज से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वांटिटीज जब होते हैं तब उसमें रैंडमनेस होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज जो है, इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ रैंडम क्वांटिटीज, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
खास करके ये एक्सपेरिमेंट। तो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज ये होता है जिसका डेफिनेशन हम लोग ये जानते हैं कि वो अपना जो डायरेक्शन या पोलैरिटी कहे और मैग्नीट्यूड कहे, ये पीरियोडिकली इसमें चेंज होता रहता है। इन जनरल हम लोग जो है इस वेरिएशन को साइनोसॉइडल वेरिएशन, साइन वेव की तरह देखते हैं। कोसाइन भी होता है। हमारे घर में इन्वर्टर होता है, लिखा रहता है साइन वेव इन्वर्टर, साइन वेव जनरेटर। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कि जो समय के साथ अपना पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड एक पीरियोडिक तरीके से चेंज करे। इसका जो ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो एक वेव की तरह दिखता है, पीरियोडिक फंक्शन। तो निकोला टेस्ला जो थे, ही वाज द डिस्कवरर, ही इन्वेंटेड दिस कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इन्होंने जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को बताया। इट इज द बेसिस, इट इज द हार्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिंग करंट इक्विपमेंट। टेस्ला was a very brilliant physicist, very interesting man, and he conceived some ideas जो कि बहुत ही यूनिक आइडियाज थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको उतना एक्सपोजर या उनको इतना फेम नहीं मिल पाया। तो ये अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म कैसे होता है? यहाँ पे दो शब्द है, एक है अल्टरनेटिंग, दूसरा है करंट। तो अगर हम सिंपल सा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ले, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा है। ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस माने हम लोग जानते हैं इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। हालांकि करेक्ट डेफिनेशन ये होता है इट इज द फ्लो, नेट फ्लो ऑफ चार्ज। नेट माने टोटल। अगर प्लस और माइनस दोनों फ्लो कर रहा है तो प्लस माइनस का सम करके जो भी होगा पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, एकदम सिंपल सा सर्किट है। एक बल्ब को जो है हमने तार से जोड़ दिया और वहां पे बैटरी ना लगा करके, जो कि डीसी होता है, हमने एक एसी वोल्टेज दे दिया। एसी वोल्टेज का यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन वेव की तरह दिखता है। एसी सोर्स दे दिया। एसी सोर्स का मतलब क्या है? वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज एनर्जी, पोटेंशियल। वोल्ट जो है वो पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्ट में। पोटेंशियल मींस एनर्जी, एक ऐसा एनर्जी जो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा। अब ये एनर्जी कुछ इस प्रकार का है कि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जो कि साइनोसॉइडल वेरिएशन है, साइन वेव। मतलब ये एनर्जी जो है ये जीरो से स्टार्ट होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू को जाता है, फिर जीरो को आता है, उल्टे डायरेक्शन में एक मैक्सिमम को जाता है, फिर जीरो हो जाता है। ये साइनोसॉइडल पैटर्न है, सब लोग जानते हैं। अब जब इस तरह का एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट नहीं फ्लो हो रहा है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है एनर्जी का, तो जो कंडक्टर है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर वो होता है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रोपेल्ड और दे फ्लो अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। ये भी जो है वोल्टेज के साथ फ्लो करने लगते हैं। इसमें एक और चीज ध्यान देने लायक है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी कंडक्टर में, दे आर ऑल्सो फ्लोइंग रैंडमली इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज। अगर जब हम वोल्टेज नहीं लगाते और रैंडमली जो है ओरिएंटेड होते हैं। हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एंड इट इज अ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। कैसे स्टैटिस्टिकल है ये कभी बताएंगे हम लोगों ने पढ़ाया है इसको इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कोर्स। ये भी एक रैंडम प्रोसेस है एंड इट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्लो करने लगते हैं, दे फॉलो द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड टू द कंडक्टर। जैसे जैसे V वेरी कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी वेरी कर रहा है। एज ए रिजल्ट यू गेट एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज जो है दोनों यूज कर लेते हैं।
एसी जैसे ही हुआ मैंने अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, जोर लगाते हैं एसी करंट, एसी पर, अल्टरनेटिंग करंट पर, ये जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का following a voltage or following a factor that is changing its polarity and its direction with time, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए हम लोग इन जनरल जो कॉमन लैंग्वेज होता है उसमें बार बार एसी कह देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। कुछ लोग तो जो है अल्टरनेटिंग करंट के बाद फिर करंट लगाते हैं, एसी करंट बह रहा है, भैया एसी बने ही अल्टरनेटिंग करंट होता है तो सीधा कहो एसी फ्लो हो रहा है। तो इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फॉर्म होता है which is which is due to a alternating voltage, a voltage that changes its polarity and magnitude with time, and we get an alternating current. अब इस अल्टरनेटिंग करंट का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या है? भैया ये तो समझ गए कि जो है कैसे फ्लो होता है, अब इसको जो है लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखें? तो क्योंकि हमारा V जो है वोल्टेज जो है इट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। Vm जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है। अगर हम इसको रिलेट करें ऑसिलेशन से तो इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये वोल्टेज जीरो से जब बढ़ना शुरू कर रहा है, कितना मैक्सिमम वोल्टेज बढ़ रहा है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, मिली वोल्ट, कितना बढ़ रहा है। एंड इट इज फॉलोइंग ए साइनसॉइडल पैटर्न। ये जो है अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग फ्लो है, सॉरी, तो ये एक साइन वेव की तरह फ्लो कर रहा है। ओमेगा जो है दैट इज रिलेटेड टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में इंडिया में सप्लाई होता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसको भी डिस्कस करेंगे कभी। मतलब ये जो वोल्टेज है अपना पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड पर यूनिट टाइम पर सेकेंड 50 टाइम्स चेंज होता है। यूरोपियन कंट्रीज में 65 हर्ट्ज के आसपास होता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज Vm है। अब अगर हमको ये पता करना हुआ कि भैया एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बल्ब या पंखा लगा है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ डीसी में क्या होता है, V बाई R होता है। हम R से भाग लगा देते हैं, Vm बाई R, मैक्सिमम वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस साइन ओमेगा टी, वो साइन ओमेगा टी ही रहता है। और ये जो है हमारा यहाँ पे फ्लो होने लगता है, ये करंट हमारा बनने लगता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी एक साइनोसॉइडल पैटर्न में, इसीलिए यहाँ पे 2 साइन कर्व दिखाए गए। ये करंट का है, ये वोल्टेज का है, फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी साइन वेव की तरफ फ्लो करने लगे। उनका जो फ्लो है इट इज डिस्क्राइब्ड बाय साइनोसॉइडल फंक्शन। तो हमारा करंट बन गया। अब इसमें थोड़ा सा रुकते हैं। अब इसमें पूरा जो ये एसी का चैप्टर होता है, जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं टू द एक्सपेरिमेंट जो हम तुमको डिस्कस करने वाले, पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं, उसका कुछ पार्ट हम डिस्कस करने वाले। यही बेसिस है शेरिंग ब्रिज एंडरसन में जो कुछ भी। अब यहाँ पे जो पूरा एसी का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, उस एसी के कंसेप्ट में मेन चीज ये है कि ये जो करंट का वेरिएशन हो रहा है और जो वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है, यहाँ तो दोनों साइन ओमेगा टी के फॉर्म में हो रहा है। all the properties of AC या all the effects of alternating current, they are decided by the factor कि ये करंट और वोल्टेज क्या अपने मैक्सिमम वैल्यूज को, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू Vm है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू Vm बाई R है, क्या ये दोनों एक साथ वोल्टेज और करंट अपनी मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो वैल्यूज पे आ रहे हैं, या दो एक आगे एक पीछे हो रहा है। ये सारे इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है एसी के, किसी भी रैंडम प्रोसेस में। और ये जो इफेक्ट है इसी को हम एक टर्म में पढ़ते हैं साइन वेव्स एंड ऑसिलेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज। हमारे हिसाब से फेज इज द हार्ट ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस दैट आर रैंडम इन नेचर।
चाहे वो एसी हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हो, क्वांटम मैकेनिक्स में हो, क्वांटम फिनोमेना हो, वेव फिनोमेना हो, whatever the effects are described, they are described by this phase. क्या ये दोनों एक साथ अपने वैल्यूज को मैक्सिमम मिनिमम जीरो वैल्यूज को पहुंचते हैं कि नहीं? दोनों को हम रिलेट कैसे करें? अभी हमने बताया रिलेट करने का एक तरीका है, दैट इज फेज। यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें आईएम का पीक कम है, माने आईएम की वैल्यू कम है, क्योंकि आईएम हम कैसे निकाल रहे हैं? वीए मैक्सिमम वोल्टेज को रेजिस्टेंस से भाग लगा के, तो जाहिर सी बात है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने इसको रेजिस्टेंस से भाग लगाया। तो जब हमारे पास इस तरह के दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है, एक करंट है एक वोल्टेज है, अगर हम वेव्स ऑसिलेशन की बात करें तो दो ऑसिलेटर्स है, तो इन दोनों को जो हम रिलेट करते हैं, ये रिलेट हम कैसे करते हैं? इसको हम फेज से रिलेट करते हैं। कैसे, क्या होता है फेज? फेज वो क्वांटिटी होता है जो बिगिनिंग है, जो जीरो पोजीशन है, उसके रेस्पेक्ट में दोनों क्वांटिटीज के पोजीशन और मोशन को बताता है, इसको फेज बोलते हैं। तो फेज जो है एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल या ऑसिलेटिंग बॉडी के मोशन और पोजीशन को बताता है विथ रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन। मैथमेटिक्स में इसी फेज को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंगल। जैसे यहाँ पे दिया गया है π/2, ये मैक्सिमम है, ये π/2 साइनोसॉइडल है, ये π/2 है। बी जो है ये कुछ एक एंगल है विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, ये जो है 180 है, उसके आगे 2π है। तो ये जो पॉइंट बी है और ये वाला जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये दोनों के बीच का रिलेशन कौन बता रहा है? फेज एंगल बता रहा है। फेज एंगल बता रहा है कि पॉइंट बी और जो मैक्सिमम पॉइंट है करंट का या वोल्टेज का, किसी भी चीज का, ये दोनों में क्या रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस फेज, जिसको हमने एंगल फाई से दिखाया। सर्कुलर मोशन में अगर ले तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बता रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन मैक्सिमम पॉइंट और पॉइंट बी कितना डिस्प्लेस हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है फाई इज इक्वल टू ओमेगा। यही फेजेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन एसी, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में जो है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करंट और वोल्टेज जो कि स्केलर क्वांटिटीज है, इनको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक रियल एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। इमेजिनरी पार्ट को हम आई के साथ लिखते हैं, मैक्सिमम जो बुक्स हैं उसमें इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, √(-1) को। तो जे या आई हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर यूज कर सकते हैं। अगर हम फिजिकली देखें तो ये जो जे है या इमेजिनरी पार्ट है, इट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, कि अगर हम रियल एक्सिस से रोटेट करते हैं कुछ एंगल, इस फिजिकल इफेक्ट को शो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो भी है। जो इमेजिनरी पार्ट जिसको हम बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट में काल्पनिक नहीं होता, बेसिकली फेज को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। साइन और कॉस में क्या अंतर है? ये आउट ऑफ फेज क्वांटिटीज है, जहां साइन मैक्सिमम है, कॉस हुआ मिनिमम है। ये हमने बताया है इन माय लेक्चर ऑफ वेव्स एंड ऑसिलेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिखते हैं e⁻i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा अलोंग द एक्सिस, रियल एक्सिस है। इमेजिनरी पार्ट जो है उसका रोटेशन है। कंप्लीटली इमेजिनरी मतलब उसका कोई प्रोजेक्शन नहीं है एक्स एक्सिस में, कंप्लीटली रियल मतलब उसका कोई प्रोजेक्शन नहीं है इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग जो है मेन अपने एसी के टॉपिक में आते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है, इंडक्टर कैपेसिटर कुछ नहीं है, खाली रेजिस्टेंस है।
हमने वहां पे एसी वोल्टेज दिया, V बराबर आई आर, ओम्स लॉ है, करंट फॉर्म हुआ Vm बाई आर साइन ओमेगा टी। अब यहां पर जो है एक फैक्टर जुड़ गया है थीटा। ये थीटा क्या है? ये इसी फेज को दिखा रहा है, ये इसी फेज को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा करंट है वो वोल्टेज के साथ साथ ही चेंज हो रहा है, पोलैरिटी और डायरेक्शन। वोल्टेज जहां पर अपनी मैक्सिमम पीक को जा रहा है, करंट भी वहीं पे जा रहा है। साइन ओमेगा टी दोनों है, दोनों साइन फंक्शन है। सिर्फ करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या मैक्सिमम जो वैल्यू है या जो एम्पलीट्यूड है वो वोल्टेज के एम्पलीट्यूड से कम है। ठीक, ये सिंपल रेजिस्टिव सर्किट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है ये एक पैसिव एलिमेंट है, इसका काम होता है एनर्जी को डिसिपेट करना, हीट के फॉर्म में, जनरली हीट के फॉर्म में ये एनर्जी को डिसिपेट करता है। ये जो सप्लाई वोल्टेज जो एनर्जी दे रहा है, इसका कुछ पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस में लॉस होता है, उसका डिसिपेशन होता है। अब आते हैं, अगर कैपेसिटेंस हमारे साथ सर्किट में है, इसमें एक अद्भुत चीज होता है, इसमें कुछ चीजें बदल जाती है। कैपेसिटेंस जो है ये भी पैसिव एलिमेंट है, इसका काम है एनर्जी को स्टोर करना। ये एनर्जी क्रिएट नहीं करता, क्रिएट करने वाला एलिमेंट को हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ये एनर्जी को जो है स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब ये कैपेसिटेंस अगर हमने लगा दिया तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसके रेस्पेक्ट में ये कैपेसिटेंस कैसे रिएक्ट करेगा? रेजिस्टेंस का तो पता है, वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है। कैपेसिटेंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी? तो इसमें होता ये है, इसका डिटेल्स किसी और लेक्चर में कभी समय मिला तो डिस्कस करेंगे। जब ये वोल्टेज एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को जाता है, कैपेसिटर चार्ज होता है। जब ये फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, पहले एक बार चार्जिंग होता है, फिर डिस्चार्जिंग होता है। चार्जिंग होने का मतलब एनर्जी स्टोर कर रहा है, डिस्चार्ज होने का मतलब है एनर्जी निकाल रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। अब ये जो कैपेसिटेंस है, ये जो एनर्जी को स्टोर, सप्लाइड एनर्जी को जो ये बीच में स्टोर कर ले रहा है, इट इज क्रिएटिंग ए इफेक्ट सिमिलर टू रेजिस्टेंस। सिमिलर टू रेजिस्टेंस, ये भी जो एक डिस्टर्बेंस ही क्रिएट कर रहा है। तो इस ये जो बिहेवियर है, ये जो रिस्पॉन्स है कैपेसिटर का, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। कि कैपेसिटर कैसे रिएक्ट कर रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। और ये जो रिएक्टेंस इसका होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब देखो यहाँ पर जितना ज्यादा ओमेगा होगा, माने जितना तेजी से ये वोल्टेज जो है अपना पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड बदलेगा, कैपेसिटेंस का जो ये रिएक्टेंस है ये उतना ज्यादा होगा। ये जो उसका बाधा देने का जो टेंडेंसी है या जो एक हिंड्रेंस पैदा करने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगा। अगर हम डीसी ले, डीसी में जो है ओमेगा 0 होता है, जीरो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डीसी कहते हैं। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इन दैट केस इट विल बी इन्फिनिटी, जिसके कारण कैपेसिटर जो है डीसी को अलाउ नहीं करता है पास करने के लिए। लेकिन अगर एसी हो, हाई फ्रीक्वेंसी एसी हो, 60-65 हर्ट्ज एसी हो, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कम होता है और ये एसी को पास करा देता है। ध्यान रखना इस चीज। अब अगर इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर जो है कॉइल होता है। इंडक्टर माने होता है कॉइल, पंखे में इंडक्टर लगा होता है, कॉइल होता है। तो ये इंडक्टर जो है इसकी टेंडेंसी, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सब एक तरह का इनर्शिया है। इनकी टेंडेंसी होती है ये कुछ चेंजेस को रोकते हैं, ये कुछ चेंजेस को नहीं होने देते हैं। तो ये जो इंडक्टर होता है इसका भी एक रिएक्टेंस होता है टू द अप्लाइड एसी। इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि करंट में चेंज नहीं होने देता। यहाँ पर जो है वो फैराडेज लॉ और लेंस लॉ ये सब काम करता है।
और इसका बिहेवियर फ्रीक्वेंसी के साथ उल्टा होता है एज कंपेयर टू द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटेटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो कि इंडक्टर का बिहेवियर या उसके रिएक्शन को शो करता है विद रिस्पेक्ट टू व्हेन एन एसी और या अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका ये रिएक्टेंस उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा, उतना ज्यादा ये बाधा प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अगर हम डीसी ले ओमेगा बराबर 0, ये इंडक्टर से पास होता है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी एसी पास नहीं होता, तो दोनों का बिहेवियर हो गया उल्टा। ठीक है, ये दोनों का बिहेवियर उल्टा होगा। ये दोनों ही पैसिव एलिमेंट से ये भी एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज में आते हैं, जब हमारा ये तीनों एक साथ होता है, सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल डिटेल्स में कभी और डिस्कस किया जाएगा अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे जो है अगर हम ओवरऑल देखें कि भाई एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्ट, हम भी एसी वोल्टेज बोले जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम दे रहे हैं और वहां पे रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। तो ओवरऑल जो हिंड्रेंस है, ओवरऑल जो बाधा है, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो कंसेप्ट वो रिप्रेजेंट होगा इम्पीडेंस। इम्पीड करने का मतलब होता है स्लो डाउन। इम्पीड माने स्लो करना, धीरे कर देना, करंट के फ्लो को धीरे कर देना। अब ये जो एक्सप्रेशन आता है इसमें ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्यों है? क्योंकि दिस इज ए क्वांटिटी व्हिच इज लाइक ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट माने आउट ऑफ फेज क्वांटिटी। इसमें जो रियल पार्ट है वो रेजिस्टेंस है, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसमें फेज वाला कंसेप्ट आ जाता है वो है ये एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। और ये जो रिजल्ट है ये फेजर डायग्राम से आता है, फेजर अलजेब्रा से आता है। सो इंपीडेंस इज बेसिकली ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी क्यों हुआ? क्यों कॉम्प्लेक्स पार्ट कहां से आया? ये इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से। देखो इनका बिहेवियर उल्टा है। इन दोनों का बिहेवियर रेजिस्टेंस से उल्टा क्यों है? रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है, ये दोनों स्टोर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। अब इन दोनों में इंडक्टर और कैपेसिटर, इनका बिहेवियर फ्रीक्वेंसी के साथ उल्टा होता है। एक का रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है, एक का घटता है। तो ये आउट ऑफ फेज क्वांटिटीज हो गए, इसीलिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी पर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसमें कई सारे ब्रिजेस की बात करते हैं। ब्रिज माने होता है पुल, पुल बांधना। दो जगह को मिलाना चाहते, बीच में पानी है, नहीं जा सकते, हमने क्या किया? पुल बना दिया, दोनों को जोड़ दिया। अब ये जोड़ने का जो कंसेप्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है? 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 2 दाहिने 2 बाएं, बैलेंसिंग करते हैं। गैल्वानोमीटर लगा होता है, गैल्वानोमीटर जब करंट 0 शो करता है, बैलेंस हो गया ब्रिज, रेशियो निकाला, अननोन रेजिस्टेंस पट से निकाल दिया। एसी ब्रिज भी इस पे काम करता है, इसी कंसेप्ट पे काम करता है। कई प्रकार के ब्रिजेस होते हैं। शेयरिंग ब्रिज जो कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, एक अननोन कैपेसिटेंस निकालते हैं। एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, सिमिलर एंगल ब्रिज, हे ब्रिज, रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्रिज, विन ब्रिज। ये जो 4 5 6 7 नंबर वाले ब्रिज है जनरली इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, बीटेक वाले कोर्सेज में होता है। ऊपर वाले तीनों बीएससी वाले में भी होता है। शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज तुम्हारे लैब में भी है। अब ये जो एसी ब्रिज का कंडीशन है बैलेंस होने का, बैलेंसिंग माने बैलेंस कंडीशन का मतलब है जो ब्रिज का जो डिटेक्टर आर्म है, जहां पे गैल्वानोमीटर या डिटेक्टर लगा है, वहां से 0 करंट फ्लो करे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ रेजिस्टेंस का रेशियो होता है, क्योंकि एसी में इंपीडेंस है
हमको इम्पीडेंस को मैच कराना होता है। दिस इज द की कंसेप्ट। इम्पीडेंस एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जो फेजेस पे डिपेंड करता है। अब ध्यान देना, तो तुम जो है शेयरिंग ब्रिज में वो घुमा घुमा के रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस घुमाते रहते हो, और डिटेक्टर तुम्हारा जो है वो बताता है कि तुम्हारा बैलेंसिंग कंडीशन है कि नहीं, कब आएगा। अब इसमें हम लोग डिटेक्टर क्या यूज करते हैं, गल्वानोमीटर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि गल्वानोमीटर एसी को डिटेक्ट नहीं करता। पहला कारण तो ये है कि एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट साइन वेव अगर हम ले, इसका जो ओवरऑल एवरेज वैल्यू होता है 0 to 2 पाई में, वो 0 होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिटेक्टर, कोई भी जो डिटेक्टर होता है एवरेज वैल्यू को डिटेक्ट करता है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको अभी यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, इसके लिए जो है 2 लेक्चर लगेंगे। तो हमको ऐसा कुछ चाहिए जो अल्टरनेटिंग करंट को, वेरिएशंस को डिस्क्राइब करे या उसको डिटेक्ट करे। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। अब घबराने की बात नहीं है, कान हम बता रहे हैं, कान भी हमारा एसी को ही डिटेक्ट करता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे हमारा डिटेक्टर जो है वो एक हेडफोन होता है। ये हेडफोन, इसी प्रकार का हेडफोन तुमको लैब में मिलेगा, ब्लूटूथ हेडफोन नहीं मिलेगा, और वो बहुत महंगा वाला जो होता है वो नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। तुम क्या करते हो, कान में हेडफोन लगाते हो और बैलेंस करते जाते हो, तुमको एक साउंड सुनाई देता है, पी करके साउंड होता है। ये साउंड जब मिनिमम हो जाता है, हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हम लोग पूछते हैं लड़कों से, वो पूछते हैं कि भैया यहाँ जो तुम्हारा बैलेंसिंग कंडीशन में साउंड 0 क्यों नहीं हो रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज को देखें तो वहां पे गल्वानोमीटर 0 करंट शो करता है, यहाँ 0 क्यों नहीं हो रहा है, या साउंड मिनिमम क्यों हो रहा है। इसका कारण ये है कि जब आप इंपीडेंस मैचिंग कर रहे हैं, आप फेजेस को मैच करना चाह रहे हैं, आप ओमेगा मतलब वेरिएशन को मैच करना चाह रहे हैं, क्योंकि रैंडम क्वांटिटीज है, कंप्लीट फेज मैचिंग और इंपीडेंस मैचिंग डज नॉट ऑकर, नहीं होता है। मैक्सिमम फेज मैचिंग जब हो जाता है, तुम्हारे डिटेक्टर में से एक मिनिमम करंट फ्लो करता है, तुमको साउंड मिनिमम सुनाई देता है। जैसे ही उससे हटोगे तुरंत साउंड बढ़ जाएगा, ठीक है, इस 0 नहीं होता। और यही पे जो है एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमको लगा तुम लोगों से शेयर करना चाहिए। अब देखो, तुम जब घर से बाहर निकलते हो, स्कूल या कॉलेज में आते हो, अभी तो नहीं आ रहे हो, जब कभी भी आओगे, तब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है, दोस्ती का। दोस्त बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। ये एट रैंडम होता है, जैसे रैंडम प्रोसेस है, ये भी एट रैंडम होता है। You are coming first time on the school and you are getting first time from out of your home. आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, कुछ से जो है बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फोटो मत देखना, फोटो या देखो समझो बच्चों का फोटो है। अब ये अचानक से जो है, ये रैंडमली कैसे अचानक हमारे कुछ मित्र बन जाते हैं, कुछ ओपोनेंट्स बन जाते हैं, कुछ मित्र होते हैं, बहुत क्लोज मित्र होते हैं। एक्चुअली जब हम लोगों से मिलते हैं, then we are actually meeting with different फेज, जो भी तुमको हमने एसी में या ऑसिलेशन में बताया, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। जब हम लोग लोगों से मिलते हैं, वी आर मीटिंग पीपल विद डिफरेंट फेजेस, जिनके साथ हमारा मैक्सिमम फेज मैच होता है, दे आर आवर फ्रेंड्स। व्हेन वी मीट पीपल एट रैंडम, पहले से कोई पता नहीं है, देन एक्चुअली वी आर मीटिंग पीपल with different phases। क्योंकि ये जो ह्यूमन थॉट है, ह्यूमन आइडियाज है, ह्यूमन माइंड है, ये भी जो है एक रैंडम प्रोसेस की तरह है, ऑसिलेशंस की तरह है, वेव्स की तरह है। तो तुम डिफरेंट फेजेस के लोगों से मिलते हो। पीपल हु आर आवर फ्रेंड्स आर पीपल with whom we have maximum
मैच ऑफ फेज, ये मित्र जो है वो लोग होते हैं, मैक्सिमम फेज मैच हो रहा है, ध्यान देना, जीरो नहीं हो रहा है, डिफरेंस कुछ ना कुछ है। फेज मैच मैक्सिमम है, नॉट कंप्लीट फेज मैच, ये संभव ही नहीं है। कई बार तो हम लोग अपने घर वालों से झगड़ जाते हैं, माँ बाप से झगड़ जाते हैं, विचार नहीं मिल रहे, वो कहता है तुम जो है बेकार विचारों वाले हो, तुम कहते हो आप लोग जो है बूढ़े हो गए। वहां पर भी आउट ऑफ फेज कुछ क्वांटिटीज है। अभी तो ये बताना जरूरी इसलिए था, अभी ये बहुत चल रहा है, अभी कुछ लोग चाहते हैं कि सब लोग हमारी सोच वाले हो, हम जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो रिलीजियस है, उस चीज को सब लोग सपोर्ट करें, जबरदस्ती फेज मैच कराना चाहते हैं। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में फेज मैचिंग, कंप्लीट फेज मैच इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज ए लॉ ऑफ नेचर, जो तुम इस एक्सपेरिमेंट में देखते हो। देयर विल बी डिफरेंसेस, तुमको जो है तुम्हारे डिटेक्टर में कुछ ना कुछ सुनाई देगा, मैंने झगड़ा होगा, कभी कभार बहस होगा। ट्राई टू एक्सेप्ट द differences, try to respect the differences. Even with the best friend, there is maximum phase match, but there are some phases that do not match. आप अपने मित्र से हर पॉइंट पे एग्री नहीं कर सकते, अगर हर पॉइंट पे एग्री करते मैंने आप एक दूसरे के फॉलोअर है, फॉलो कर रहे हैं, आप बाई फोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, या तो वहां पे कोई एक मतलब है जिसके कारण फॉलो करने के लिए आप मजबूर हैं। आर some phases that do not match, there is a sound of difference in the detector, and that is the natural thing, that is natural, ये रहेगा, you cannot force someone to follow you, अगर करते हो ऐसा तो you are doing that is not correct, you will pay for that। तो यहाँ भी जो है आपका जो डिटेक्टर है, जो ह्यूमन डिटेक्टर है, उसमें कभी कभार साउंड आएगा कि आप डिसएग्री होंगे किसी कुछ पॉइंट्स पर, देयर विल बी पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, ट्राई टू रेस्पेक्ट दोस पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, और उन चीजों पे डिस्कस ना करना बेटर है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर दैट बोथ ऑफ यू आर कंपैटिबल और मैचिंग ऑन एवरी एस्पेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सपेरिमेंट बता रहा है, फिजिक्स बता रहा है, नेचर बता रहा है, you cannot agree with each other at every point, हर पॉइंट पे एग्रीमेंट संभव ही नहीं है। जैसे हम लोग तुमको पढ़ाते हैं, तुमको कोई किसी का पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी का नहीं लगता, क्यों? वहां पे फेजेस मैच हो रहा है, तो एक टीचर का काम होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट करे सो दैट द फेजेस ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट दे मैच टू द मैक्सिमम लेवल। अब हम बताते हैं, तुम लोग कितना समझते हो मैं नहीं मालूम, हमको तो संदेह है, लेकिन ये संभव नहीं है कि यू एग्री विथ ऑन एवरी एस्पेक्ट विद द टीचर। तो ये करने, ये जो हम जब भी हम लोग करने जाते हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर वी फेस प्रॉब्लम्स। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ मैक्सिमम फेज मैच हो, ताकि जो तुम यहाँ हमसे पढ़ने के लिए आए हो, तो जो हम पढ़ा रहे हैं दैट इज द मीन पोजीशन, दैट इज द मीन पोजीशन, हम उसके रेस्पेक्ट में जो है हम दोनों के फेजेस मैच करें। I don't know what you do after the class, I should not be interested in your personal affairs, and that you too should not be interested in my personal affairs। वहां पे मिसमैच हो सकता है, अगर मिसमैच है तो रेस्पेक्ट इट, हो सकता है मिसमैच, कोई जरूरत नहीं है हर जगह एग्री करने की। सो दिस इज द लेसन ऑफ लाइफ that a physics experiment teaches you।
The most important thing is that you should try to learn, to try to think. सिर्फ किताब में से देख करके एक्सपेरिमेंट कर लिए, पढ़ लिए, 4 फॉर्मूला रट लिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी चीज को अगर एंजॉय करना चाहें तो उसको रिलेट करना सीखिए. A teacher and a student exchange or match their phases for learning. This is the mean position. Learning. आपको वही टीचर अच्छा लगता है जिससे आपका मैक्सिमम फेज मैच हो. अब बाकी का समझ में नहीं आ रहा मतलब फेज नहीं मैच होना चाहिए, उस नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में यू शुड कम्युनिकेट, यू शुड ट्राई टू एडजस्ट द फेजेस. एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं. आप उससे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए. फेजेस फॉर लर्निंग, they may differ in many पर्सनल एस्पेक्ट. तो उसमें जो है एग्री करने की जरूरत भी नहीं. उन मैटर्स में एग्री करने की जरूरत भी नहीं. इट इज नॉट नेसेसरी. रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस. And the unmatched phases, they will be there. अभी कुछ लोग चाह रहे हैं कि सब लोगों का फेज मैच हो जाए, सब लोग एक ही तरीके से सोचे, ऐसा संभव नहीं. And the unmatched phases, do not try to match phases forcibly. तो क्या होगा? मैचिंग होगी ही नहीं, बहुत तेज साउंड सुनाई देगा, झगड़ा, मारपीट. So this is the lesson that you learn from this experiment.